हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। पढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोगों की। कोशिश मेरी ये है कि जल्दी से जल्दी साइंस के सभी टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स आपको अवेलेबल करवा दूं। उनके साथ ही साथ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि डेली ही एक नए चैप्टर का रिवीजन और विद ब्लूप्रिंट चेक कर लें एक बार कि किस तरह के क्वेश्चन हमें किस चैप्टर में से पढ़ने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 को, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर के ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। सबसे पहले इजी सा ये चैप्टर है, इसमें से तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए हम इजीली आंसर कर सकते हैं। ज़्यादा टिपिकल चैप्टर नहीं है, लेकिन अब इस चैप्टर के ब्लूप्रिंट की अगर हम बात करें हमारे आरबीएससी बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, तो ये जो चैप्टर है ये टोटल है आपके 6 मार्क्स का। क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें 4 आपके एग्जाम में, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ आने वाले हैं आपके दो तो एमसीक्यू, यानी वो विकल्प वाले ABCD में से टिक करने वाले, एक मार्क्स के। तो 1 into 2 कितने मार्क्स हो गए? 2। एक आने वाला है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघुत्तरात्मक, जिसका आंसर आपको 1 से 1.5 लाइन में देना है, वो आपके आने वाला है 1 मार्क्स का। साथ ही साथ एक आने वाला है आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन जो आएगा 3 मार्क्स का, और ये हो गए आपके टोटल 6 मार्क्स। और क्वेश्चन कितने हो गए? 4। ये है इस चैप्टर का ब्लूप्रिंट। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो हैं, तो अब आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि इस चैप्टर में से आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, या तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, या एमसीक्यूज आएंगे, या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन एक आपसे इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं एक बार जल्दी से, कि किस तरह के एमसीक्यू आपको मैंने पहले ही अवेलेबल करवा दिए हैं। और भी आज इस चैप्टर को क्विक रिवाइज कर लेते हैं, उसमें से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम अभी देख लेते हैं, और ऐसे टाइप क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बनता है उसको नोट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 का क्विक रिविजन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बनता है वो है व्हाट इज सिनेप्स। सिनेप्स मालूम होगा आप सभी को। सिनेप्स क्या होता है कि दो जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिका मतलब जो दो नर्व सेल या न्यूरॉन्स हैं, उनके बीच का एक इमेजिनरी कनेक्शन, क्योंकि ये एज सच एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है, इनके बीच में एक हल्का सा गैप पाया जाता है, उस गैप को सिनेप्स कहा जाता है। एक नर्व का एंड वाला हिस्सा न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करता है इस सिनेप्स नाम की जगह में, ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जिसे कहा जाता है, और दूसरा वहां से उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स के अकॉर्डिंग जो भी इम्पल्स है उसे अपने अंदर ले लेता है या एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो जो जगह है, जो रिलेशन है दो नर्व सेल्स के बीच का, जिसमें इनके बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट पाई जाती है, और ये जो कनेक्शन है इन दोनों के बीच का, वो कनेक्शन ही क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। यानी कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य का जो संबंध है उसे सिनेप्स कहते हैं। द कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू नर्व एंडिंग्स या टू नर्व सेल्स इज नोन एज सिनेप्स। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आपके मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ऐसे टाइप क्वेश्चन में अगर आया तो। रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो देखिए, होता यह है कि हम जब अपनी बात करें तो कोई भी काम को जब हम करते हैं तो हमारे ब्रेन में स्पेसिफिक रीजंस होते हैं जो कि उस काम को करने के लिए हमें सोचने समझने पर मजबूर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनके लिए सोचने समझने जितना टाइम नहीं होता है, और उन्हीं एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए हमारे अंदर एक और सिस्टम पाया जाता है जिनके हिसाब से इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हमारी सारी, यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसे कि अपने प्रतिवर्ती क्रियाओं के या रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल, तो अपने फेवरेट फूड को याद करा या कहीं देख लिया तो मुंह में पानी आ जाना। साथ ही साथ मान लीजिए कि किसी गर्म चीज को आपका हाथ लग जाता है तो उसे हटा लेना, पिन गलती से चुभ जाती है, कोई चुबा देता है तो जल्दी से अपना हाथ हटाना, सो रहे हैं हम, कोई लाइट ऑन कर देता है तो आंखों को बंद कर लेना।
बैठे हुए हैं, कोई हमारे आँख की तरफ अपनी हाथ को लेकर आता है आगे, तो हम अपनी आँख को डर की वजह से बंद कर लेते हैं। तो ये क्विक रेस्पॉन्सेज जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं इनका कंट्रोल सेंटर जो है वो पाया जाता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, है ना। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मेडुला ऑब्लिंगेटा, वही नर्व एंडिंग्स पहुंचती है ब्रेन के अंतिम सिरे से होती हुई, और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मेडुला ऑब्लिंगेटा, इसके अंतिम सिरे पर जो नर्व एंडिंग्स होती है, नर्व्स होती हैं, वो इस प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती हैं। अब होता यह है कि जैसे ही हमारा हाथ किसी गर्म चीज को या पिन को छू जाता है तो वहां से सेंसरी नर्व जो होती हैं वो सूचना को लेकर जाती है। ये तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है ना बहुत लंबी लंबी होती है, लगभग 1.5 मीटर तक लंबी ये हो सकती है, अप टू 1.5 मीटर इनकी लंबाई हो सकती है, हमारी बात कर रहे हैं, है ना। तो इतनी लंबी लंबी और हमारी बॉडी के हर हिस्से में ये पाई जाती है। अब ये नर्व एंडिंग सिनेप्स की मदद से एक से दूसरी से तीसरे में इंपल्स पहुंचता है ब्रेन तक, और ब्रेन वहां से मोटर नर्व्स को, सेंसरी नर्व्स को सूचना को ले जाती हैं, और मोटर नर्व्स जो है ये वापस हमारे लिए संदेश को लेकर आती है कि हमें उस रेस्पॉन्स के हिसाब से किस तरह अनुक्रिया करनी है, और हम जल्दी से अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं। और ये जो सारा काम है ये क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। और इस चैप्टर में से ऐसे टाइप क्वेश्चन अगर बनता है इम्पोर्टेंट तो वो यही है, वैसे तो और भी है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है इस चैप्टर में से, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन या व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, इस बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स चाप, प्रतिवर्ती चाप क्या है, ये पूरा जो हमने मार्ग बताया, ये जो पूरा रास्ता है कि इफेक्टिव ऑर्गन से सेंसरी नर्व सूचना को लेके गई ब्रेन तक, ब्रेन में जो तंत्रिका कोशिकाएं थी उन्होंने उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की, मोटर नर्व्स वापस सूचना को लेके आती हैं उस ऑर्गन तक और हम अपने हाथ को हटा लेते हैं। ये जो पूरा रास्ता है ये कहलाता है प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर में से जो हमसे पूछा जा सकता है वो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड देयर वर्क। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। तो देखिए ब्रेन जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क। तो अब हम ये तो जानते हैं कि हमारे सारे काम सोचना समझना, बॉडी का कंट्रोल सेंटर ये ब्रेन ही है, ठीक है ना। ब्रेन हमारे ये जो हड्डियों का खोल है क्रेनियम, इसके अंदर बंद रहता है। ये भी मालूम है इसके ऊपर 3 लेयर्स पाई जाती हैं जिनके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जो बाहर से होने वाले आघातों से हमारे ब्रेन की रक्षा करता है। अब ये जो ब्रेन है 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। फोर ब्रेन की बात करें तो ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, लगभग 60% फोर ब्रेन कवर कर लेता है, ठीक है। इसके डिविजन्स की बात हम नहीं करते हैं, वो काफी डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके काम की। तो देखिए जिन भी कामों में सोचना और समझना पड़ता है वो फोर ब्रेन के काम है। तो सोचना, याद करना, पहचानना, ठीक है, ये जो काम है ये किसके द्वारा किए जाएंगे, फोर ब्रेन के द्वारा किए जाएंगे। कोई डिसीजन लेना, निर्णय लेना, ठीक है। इसके अलावा और भी जो कंट्रोल सेंटर्स होते हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे देखना, सुनना, देखकर पहचानना, सुनकर पहचानना, ये भी काम हमारा फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क करता है। फिर गमन, लोकोमोशन से रिलेटेड होता है, इसकी मदद से ही हम चल पाते हैं। फिर भूख का सेंटर, फिर पेट भर गया कि नहीं भर गया, हमें कैसे पता चलता है, ऐसा थोड़ी होता है कि हम खाना खा रहे हैं और खाते ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद हमें ये फीलिंग आ जाती है कि अब हमारा पेट भर चुका है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जिससे ज्यादा अगर हम खा लें तो वापस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो भूख का जो सेंटर है वो भी हमारे फोर ब्रेन के अंदर ही पाया जाता है। इसके बाद अगला जो है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क।
आपकी बुक में मिड ब्रेन के ऐसे सच कोई ज्यादा काम नहीं दिए हुए हैं। इसके लिए सिर्फ इतना दिया हुआ है कि ये हाइंड ब्रेन के साथ मिलकर इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। किसके साथ मिलकर? हाइंड ब्रेन के साथ मिलकर। हाइंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क, सबसे पीछे वाला। ठीक है। अब मिड ब्रेन जो है ये इनवॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक क्रिया है। इसके साथ मिलकर हाइंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क के साथ मिलकर। इसके अलावा ये जो पश्चिम मस्तिष्क होता है इसके क्या काम होते हैं? देखिए, एक तो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो सेंटर होता है वो हाइंड ब्रेन के अंदर ही पाया जाता है। इसके अलावा सलाइवेशन, थूक का निर्माण जो है, लार जैसे कहते हैं उसका, तथा वॉमिटिंग यानी उल्टी का जो नियंत्रण केंद्र है वो भी कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है हाइंड ब्रेन के अंदर। तो ये सारे काम हो गए किनके? ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के, जो कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आ गया, भूख का नियंत्रण केंद्र कौन से मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? तो आपको याद होगा फोर ब्रेन, तभी तो सही आंसर टिक कर पाओगे। चलिए अब हम चलें अगले टॉपिक की तरफ। और अगला जो हमारा टॉपिक है ये तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हो गया किसके अंदर? हमारे अंदर। अब अगर बात की जाए प्लांट्स, तो देखिए प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर ना तो ये एक जगह से दूसरी भी जा सकते हैं, ना कोई सोच सकते हैं, ना समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए स्पेसिफिक केमिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें कि प्लांट हार्मोन्स कहा जाता है। अब ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ना, ये अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग कामों को कंप्लीट करते हैं। ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं इनके काम आपको याद होने चाहिए। पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो है ये सबसे पहले जई एक पौधा होता है उसकी टिप के अंदर देखा गया। इसका प्रमुख जो फायदा होता है प्लांट को वो होता है एपिकल डोमिनेंस, शीर्ष प्रभाविता। शीर्ष प्रभाविता क्या है कि जो एपिकल ब्रांच होती है सबसे ऊपर वाली टिप वाली, वो अगर ग्रो कर रही है तो पौधा लंबाई में वृद्धि करता जाएगा। साइड ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पार्क वगैरह में जो साइडों में वो झाड़ियां सी लगी रहती है ना, तो जो पार्क में काम करने वाले होते हैं वो कटर की सहायता से ऊपर से उनको काटते हैं, एक इक्वल लेंथ में रखते हैं। उससे क्या होता है कि ऊपर से काटने पर ये जो एपिकल डोमिनेंस है ये कम हो जाती है और जो झाड़ी है उसकी साइड ब्रांचेस भी इक्वली ग्रो करती हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सिन हार्मोन ये किससे रिलेटेड है? प्लांट लेंथ यानी पादप की लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी वजह से ही पेड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा जो हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। ये जो जिब्रेलिन है ये सबसे पहले जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक फंजाई जो है उसके अंदर पाया गया था, इसीलिए इसका नाम जिब्रेलिन रखा गया है। ये कई सारे जिब्रेलिन ये 100 तक अब तक ढूंढे जा चुके हैं। ये जो जिब्रेलिन है ये ऑक्सिन की जैसे ही काम करता है, लेकिन इसका जो मेन काम है वो क्या है कि ये पादप के तने की मोटाई में वृद्धि करता है। स्टेम जो है ना उसके डायमीटर को बढ़ा देता है। डायमीटर समझ रहे हैं? उसकी मोटाई में वृद्धि कर देता है। इसे कहा जाता है जिब्रेलिन हार्मोन के कार्य। अगला जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सी से इसको याद रख लें, सेल डिवीजन। ये साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है ये सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। यानी कि पौधे की वो इससे जहां तीव्र कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन हो रहा है
वहां ये हार्मोन निश्चित रूप से पाया जाएगा। तो अब इसकी पाने की चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ पर होंगे? ये पाया जाएगा मैच्योर हो रहे फल और बीजों के अंदर। तो फलों के अंदर ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, क्योंकि वहां पर रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है, जिसकी वजह से वो साइज में बड़े हो जाते हैं। तो सेल डिवीजन के लिए और फ्रूट्स के अंदर ज्यादा मात्रा में ये पाया जाएगा। इसके बाद अगला जो प्लांट हार्मोन है, ये तो है ग्रोथ बढ़ाने वाले। एक हार्मोन जो और है वो है एब्सिसिक एसिड। ये तो थे ग्रोथ प्रमोटर्स, और ये जो हार्मोन है ये तीनों तो क्या थे? ग्रोथ प्रमोटर्स। यानी वृद्धि कारक। ये जो होता है ये होता है वृद्धि संदमक। संदमक यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिट करना यानी कि रोकना। तो ये जो एब्सिसिक एसिड होता है, इसका काम क्या होता है कि ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन के द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं ये उनके रिवर्स काम करता है, पौधे की वृद्धि को रोक देता है। पहला काम तो ये। पहला काम तो ये करता है कि वृद्धि को रोक देता है। इसकी वजह से पत्तियां मुरझा जाती हैं, जिसे विल्टिंग ऑफ लीव्स कहा जाता है। पत्तियों का मुरझाना, विल्टिंग ऑफ लीव्स, इसी की वजह से होता है। ये हो गए प्लांट हार्मोन्स खत्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज एनिमल हार्मोन्स। हमारे अंदर जो हार्मोन्स पाए जाते हैं वो, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन जैसा कि मुझे लगता है कि एग्जाम में आना ही चाहिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ मान लीजिए आपसे अलग अलग हार्मोन्स, उनकी ग्लैंड्स और उनके फंक्शंस पूछ लिए जाए, तो बात करते हैं अलग अलग ग्लैंड्स की, जो जो कि हमारे कोर्स में दे रखी हैं। तो पहली ग्लैंड हम पढ़ लें, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का है हमारे गले के अंदर, है ना। और ये जो थायराइड ग्लैंड है, इससे सीक्रेट होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये वैसे तो हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है, ग्लूकोज का, फैट्स का, इनका मेटाबॉलिज्म करता है, यानी कि उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ इसके ज्यादा और कम सीक्रेट होने से अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अगर ये ज्यादा सीक्रेट हो जाता है, ठीक है ना, तो जाइजेंटिज्म, अतिकायता, यानी कि जो भी व्यक्ति है जिसके अंदर थायराइड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो गया, उसकी लंबाई जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर कम हो जाता है तो उसकी ग्रोथ जो है वो स्टंट है, मतलब रुक जाती है। इसके बाद ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसकी वजह से जो व्यक्ति है उसके अंदर क्या होता है कि, हाँ, तो जो भी व्यक्ति है ना उसके अंदर होता ये है कि बीपी बढ़ जाता है। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो बीपी बढ़ जाता है, आंखें बाहर की तरफ निकल जाती है, जी घबराने लग जाता है। ये वाली कंडीशंस भी थायरॉक्सिन हार्मोन से रिलेटेड होती हैं। दूसरी बात, एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि इस थायरॉक्सिन हार्मोन के बनने के लिए आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आप लोगों ने सुन भी रखा होगा कि हमें हमेशा आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं पाया जाता है तो व्यक्ति का मेंटल जो विकास है वो भी रुक जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला जो हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन के बाद अगले थायराइड ग्लैंड के बाद अगली जो ग्लैंड है वो है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, ये हमारी किडनी जो होती है उनके ऊपर एक टोपी के तरह, कैप की तरह लगी हुई रहती है। इससे जो हार्मोन स्रावित होता है उसे कहते हैं एड्रीनेलिन हार्मोन। इस हार्मोन को करो या मरो हार्मोन, फ्लाई और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोन क्या करता है कि जब भी कोई चिंताजनक परिस्थिति या डिसीजन मेकिंग कंडीशन होती है, उस समय ये हार्मोन सीक्रेट होता है। इसके सीक्रेट होने से, अब ये हार्मोन जो होता है इनको ले जाने के लिए कोई स्पेसिफिक डक्ट्स तो होती नहीं है, हमारे ब्लड में डाल दिए जाते हैं, ब्लड के थ्रू ये हमारी बॉडी में पहुंच जाता है, अच्छे से फैल जाता है। और इस हार्मोन के प्रभाव से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। साथ ही साथ मुंह जो है वो लाल हो जाता है, रोंगटे खड़े होना, बाल खड़े हो जाते हैं ना हाथ पैरों में, वो हो जाना, और डर लगना, आंखों का बाहर निकल जाना, दिल की धड़कन का तेज तेज सुनाई देना, पसीने आना, जी घबराना, ये सारे सिम्टम्स इसकी वजह से होते हैं। ठीक
ठीक है। तो ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये संकटकालीन परिस्थितियों के लिए हमें तैयार करता है और इसको एड्रेनलिन हार्मोन कहा जाता है। साथ ही साथ फ्लाई और फ्लाइट हार्मोन भी इसे कहा जाता है। करो या मरो हार्मोन, फ्लाई और फाइट हार्मोन भी इसे कहा जाता है, करो या मरो हार्मोन। इसके बाद तीसरा जो हार्मोन है वो है ग्लैंड है, वो है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इन्हें हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। इसकी खास बात यह है कि इसे डुअल ग्लैंड भी कहते हैं, यानी कि द्विस्रावी ग्रंथि। उसके पीछे रीजन क्या है देखिए, उसके पीछे रीजन ये है कि इस ग्लैंड से हार्मोन भी सीक्रेट होते हैं और पैंक्रियाज है तो पैंक्रियाटिक जूस भी सीक्रेट होता है। तो हार्मोन जो इससे सीक्रेट होता है वो अभी हम पढ़ लेते हैं। और बाह्य स्त्रावी, ये अंतःस्त्रावी हो गई यानी कि एंडोक्राइन हो गई, और एक्सोक्राइन भी होती है। ये एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है और इससे सीक्रेट होता है। पैंक्रियाज है तो पैंक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशयी रस भी इससे स्रावित होता है जो कि पाचन में मदद करता है। अब ये जो पैंक्रियाज होते हैं इनके अंदर एक जगह पाई जाती है जिसे कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। अब ये जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं इनमें 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। हमारे काम की जो हम वो पढ़ लेते हैं। हम पढ़ते हैं अल्फा और बीटा सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। अल्फा सेल्स होती है ये ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन करती हैं और बीटा सेल्स जो है ये इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती हैं। अब मेन काम क्या है इस इंसुलिन हार्मोन के बारे में हमें जो पढ़ना है कि ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये हमारे ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल है उसे मेंटेन करके रखता है। अब होता यह है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ने लग जाता है और ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ने से जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है डायबिटीज या मधुमेह रोग। आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने आप में से देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो खाना खाने के जस्ट बाद उन्हें इंजेक्शन लेना होता है, तो वो जो इंजेक्शन होता है वो इंसुलिन हार्मोन का होता है। वो इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि खाना खाने के बाद हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है खाना खाते ही, तो उसको कंट्रोल करने के लिए खाना खाते ही ऐसे जो मधुमेह के रोगी हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। इसका क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई भी बच्चे का नाम देकर कि वो आपकी फ्रेंड है, आपकी कजन है, उसको खाने के बाद इंजेक्शन लगाया जाता है, तो क्या लगता है आपको वो कौन से रोग से पीड़ित है, इससे बचने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो समझते हैं आप लोग, किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं और जो ग्लैंड्स बची हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद अगली जो ग्लैंड है, शायद 1, 2 और 3 ग्लैंड्स हमने पढ़ ली। 4th वन इज टेस्टिस या हिंदी में इन्हें कहते हैं वृषण। इनसे जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये हार्मोन केवल और केवल मेल्स में या बॉयज में सीक्रेट होता है ना। मेल्स जो हैं या पुरुष जो हैं उनके अंदर ये हार्मोन सीक्रेट जो होता है इसका मुख्य काम है एक तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे लड़कों की आवाज का भारी होना, डैडी मूंछ का आना, इन सारे जो फीचर्स इनको कंट्रोल करता है। साथ ही साथ स्पर्म प्रोडक्शन जो है उसके लिए भी जिम्मेदार होता है, शुक्राणु निर्माण के लिए। फिर हम बात करें ओवरीज या अंडाशय। ओवरीज जो है ये फीमेल्स में पाई जाती है। इनसे जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों ही हार्मोन फीमेल्स में ही पाए जाते हैं। कारण इनमें भी वही है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे आवाज का पतला होना, जो शारीरिक आकृति है उसमें परिवर्तन आना, इन सारे फीचर्स को कंट्रोल करता है। और इन दोनों हार्मोन्स की वजह से ही फीमेल्स में जो और एक्टिविटीज होती है वो भी कंट्रोल होती हैं। इसके अलावा एक और ग्लैंड हमने पढ़नी है जो कि है पिट्यूटरी ग्लैंड।
पीयूष ग्रंथि जिसे कहते हैं, ये जो ग्रंथि होती है ये हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है, हाइपोथैलेमस रीजन के अंदर पाई जाती है। मटर की जांघें जितनी ही बड़ी होती है, लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कई तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वहां से ये हार्मोन्स को सीक्रेट करके हमारी पूरी बॉडी में जितने भी हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उनका कंट्रोल कर लेती है, और इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पूछा जाता है एमसीक्यू में, पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्टर ग्लैंड। 4 ग्लैंड्स के नाम दे दिए और आपको याद होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसे कहा जाता है। मुख्य रूप से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, जो हमारी ग्रोथ को, लंबाई और बौनेपन को कंट्रोल करके रखता है। इसके अलावा एक जो हमारा हाइपोथैलेमस रीजन होता है, ये जो हाइपोथैलेमस रीजन होता है ब्रेन में, इस हाइपोथैलेमस रीजन के द्वारा रिलीजिंग हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। या मोचक हार्मोन जिन्हें कहा जाता है। ये जो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं ये सीक्रेट होकर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को ये बताते हैं कि उसे कौन सा हार्मोन तो सीक्रेट करना है और कौन सा सीक्रेट नहीं करना है। तो इसीलिए इस हाइपोथैलेमस का मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, यानी कि मास्टर ग्लैंड की भी मास्टर, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस जो है ये ही पिट्यूटरी ग्लैंड को निर्देशित करता है कि इसे कौन सा हार्मोन सीक्रेट करना है और कौन सा नहीं करना है। तो क्विक रिवीजन कर लिया हमने फटाफट चैप्टर का। आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। जल्दी से 1-2 चैप्टर और पढ़ लें, उसके बाद हम हमारे फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको चैप्टर वाइज पढ़ लें, प्लस न्यूमेरिकल्स को भी जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं, कोशिश करते हैं कि ये जो पार्ट है इसको फटाफट खत्म करके और अब हम फिजिक्स को पढ़ लें जल्दी से, ताकि हमारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एग्जाम से पहले कवर कर लें हम। तो चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।